अरशद साहब, एक एक करके डिस्कस करते हैं जो 3 अहम बड़ी तजावीज़ दी गई हैं हुकूमत की तरफ से। सबसे बड़ी चीज़, आईनी अदालत कायम करना चाहती है हुकूमत। क्या समझते हैं बुनियादी तौर पर ये आइडिया कैसा है? क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? आईनी अदालत, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी आईनी अदालत है, हाई कोर्ट भी आईनी अदालत है। ये अदालतें आईन ही के तहत तश्कील दी गई। इसके अंदर जो कोर्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को डील करेगी, उसका नाम दे दिया गया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये तजवीज़ कोई नई नहीं है। ये तजवीज़ जो है ये कोई अनहोनी भी नहीं है। बहुत सारे जो मुल्क हैं उनमें इस तरह की कोर्ट्स मौजूद हैं, और वो एक यूरोपियन मॉडल आप समझ लें उसको, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो हैं वो उस कोर्ट को रेफर किए जाते हैं और उनकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है और उसको बारहा इस्तेमाल भी किया गया, रेफरेंसेस भी जाते हैं, और वहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि कोई कानून अगर बनाया गया है या कोई कानून बनाया जाना है तो भी उसकी जो है आइन की कसौटी पे देखा जा सके। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इसका जिक्र था। जब पॉलिटिकल पार्टीज बाद में इलेक्शन भी लड़ती रहीं, उसमें भी इसकी बाज़गश्त हमें सुनाई देती रही है। सो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। इससे ये है कि सिर्फ वो मामलात जो कि आइन की पेचीदगियों से मुतल्लिक हो वो वहाँ जाएंगे, और उसके ऊपर बजाय इसके कि बाकी केसेस जो हैं वो बैक बर्नर पे चले जाते हैं, और हमने देखा कि सारे फिर मामलात जो हैं वो रुक जाते हैं, और सारी की सारी तवज्जो जो है वो इन मामलात पे चली जाती है, भले ये बाद में फाइल किए गए। सो आई एग्री कि इस तरह की एक होनी चाहिए। उसके खदो खाल क्या हो उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, उसमें अपॉइंटमेंट कैसे हो उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन जो मुझे एक चीज समझ नहीं आती वो ये है कि आप 68 रिटायरमेंट एज इसकी लिखती है, 65 सुप्रीम कोर्ट की है, 62 जो है वो हाई कोर्ट के लिए है, और 60 है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए। इसमें यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं लेके आ सकते? एंड व्हाट इज द मैजिक नंबर 68? व्हाई कांट इट बी 70? व्हाई कांट इट बी 75? व्हाई कांट इट बी 65? तो अगर आप ये कहते हैं कि आपको ज्यादा तजुर्बे वाले लोग चाहिए, तो हाई कोर्ट में ज्यादा तजुर्बे वाले लोग नहीं चाहिए क्या? सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा तजुर्बे वाले लोग नहीं चाहिए क्या? सो आई थिंक उसमें भी है मौका जिसमें हम इसके अंदर मजीद बेहतरी ला सकें। आई एम ग्लैड कि ये जो है अब पब्लिक डिबेट में आ गया है, इसके ऊपर गुफ्तगू होगी और इससे अच्छा, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार है, आप उससे इत्तफाक करते हैं? एक नेशनल असम्बली की कमेटी है 8 मेंबरान पर मुश्तमिल, एज फार एज पॉसिबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी उसके अंदर, और वो नाम भी का इंतखाब करेगी 3 सीनियर मोस्ट में से। जी देखिए, ये तरीकाकार अमेरिका में है, ये तरीकाकार जो है इंग्लैंड में भी है। ये अगर कोई ये समझता है कि किसी को जज लगा के वो उस बॉडी का मरहून मिन्नत हो जाएगा, शायद वो कोई इतनी दुरुस्त बात नहीं है। आप जज अगर लगा दिए गए हैं किसी पार्टी की या किसी कमेटी की सिफारिश पे, तो आप उसके ताबे नहीं हो जाते। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस आदमी का करते हैं। ठीक है। मर्बरी वर्सेस मैडिसन एक बहुत पुराना केस है। उसमें जो प्रेसिडेंट ने अपने बेस्ट फ्रेंड को लगाया था चीफ जस्टिस, और जब वो चीफ जस्टिस बन गए तो उन्होंने फैसला प्रेसिडेंट के खिलाफ किया, तो गिला किया गया। तो उन्होंने कहा देखें, बात यह है कि आपने मुझे चीफ जस्टिस तो लगा दिया, लेकिन मैंने कानून और आइन के मुताबिक फैसला करना था, तो मैंने किया। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस एंड इट शुड हैपन। सर, लेकिन ये मिसाल पाकिस्तान पर सादिक आती है? देखिए, हमेशा मैं कम से कम मैं जरा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, मुझे बेहतरी की गुंजाइश हमेशा नजर आती है। और जब आप ऐसे शख्स को लगाते हैं जो कि जिसकी शोहरत जो है वो उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, जिसकी इंटेग्रिटी पे कोई उंगली ना उठा सके, वो शख्स जो अपने कानून और आइन के मुताबिक फैसला कर सके, ना कि ज़मीर और अपनी सोच के मुताबिक, तो वो बेहतर
जज होता। अच्छा, मैं आपको यहीं पे रोकूंगी। ये जो आईनी अदालत का नुक्ता है ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले ज़रा इन डेप्थ रीमा, आप जो लैंग्वेज है अभी तक जो सामने आई है तजवीज़, उससे इत्तफाक करती हैं? ओवरऑल आईनी अदालत के आइडिया से इत्तफाक करती हैं जो हुकूमत पैकेज में लेके आई है? जी शुक्रिया लीना। सब्सटेंस पे आने से पहले एक मेरा ख्याल है बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, वो है जिस तरह से जिस प्रोसेस के ज़रिए ये अमेंडमेंट्स जो हैं जो हुकूमत ने लाने की कोशिश की। कल रात को ये ड्राफ्ट सामने आया, किसी के साथ शेयर नहीं हुआ था। आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कल तक उनके साथ भी शेयर नहीं हुआ था। इस तरह इस खुफिया तरीके से, इस हेस्टी तरीके से कोई भी कानून साजी नहीं करनी चाहिए, लेट अलोन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इतने साल हो गए हम इस मुल्क में आइन की अहमियत की बात करते हैं, इस शो पे भी करते हैं कि एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक पॉलिटिकल या लीगल डॉक्यूमेंट सिर्फ नहीं है, हर शख्स के लिए एक बहुत अहमियत रखता है। उसमें अगर आपने तब्दीली लानी है, क्या ये तरीका होगा कि रात को आधी अंधेरे में खुफिया मुलाकातों के जरिए आप आइन में तरमीम करेंगे? बिल्कुल ये गलत है। जहां आपकी राय का बहुत एहतराम रीमा, अगर इसको हम सेकंड हाफ में जाके डिस्कस करें। सॉरी लीना, बट ये इंटर रिलेटेड इश्यूज हैं। इसकी ही ओवरऑल इसके पस मंजर में ही हमने देखना होगा कि ये एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन पाकिस्तान, लेट्स डिस्कस कि इसकी जरूरत क्यों है, वो वजह क्या है कि आप उसका सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेके आ रहे हैं। अगेन हमने ये जो ड्राफ्ट देखा है इसमें कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, हमारे पास रीजंस नहीं दिए गए कि क्यों ये सोल्यूशन के तौर पे पेश की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। लेकिन जो बातचीत सामने आई है उसमें यही है जो अख्तर औसाफ साहब ने मेंशन किया कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आप बिल्कुल डीफैंग कर दो, उसकी जो इख्तियारात हैं वो बिल्कुल खत्म कर दो और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दो। पहली बात ये। दूसरी ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की इसलिए जरूरत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मामलात में इंटरफेरेंस करती है। अब इन दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। पेंडेंसी का जो मामला है, अगर हुकूमत कोशिश करती, स्टेक होल्डर से इनपुट लेती, उन्हें ये मालूम होता, ये पता चलता कि पाकिस्तान में पेंडेंसी का इशू ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल केसेस सुनती है या 184(3) के केसेस सुनती है। पेंडेंसी के इश्यूज बहुत डीप रूटेड हैं। ये आपकी लोअर कोर्ट से शुरू होते हैं, ये आपके वुकला से शुरू होते हैं। ये हमारा पूरा एक निज़ाम है जो डिलेज, पेंडेंसी इस पे बेस करता है। इसको आपने अगर एड्रेस करना है, आप अपनी वैकेंसीज जो अदालतों में हैं वो पूरी करें। आप जो आपके प्रोसीजरल मामलात हैं, जिन प्रोसीजर्स पे भी हम चल रहे हैं वो इतने एंशिएंट, इतने आउटडेटेड हैं, वो अब के पाकिस्तान के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। आपने उनको तब्दील करना है। मजीद आप जुडिशरी के साथ मिलके ये देखें कि किस तरह पेंडेंसी हल का इशू हल हो सकता है। अब आप खुद देखें, सुप्रीम कोर्ट में 2 साल मेरा ख्याल है 17 जजेस की जो पूरी तादाद है वो पूरी ही नहीं थी। अब जाके समर में वो पूरी हुई है और हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ये बात आ रही है कि उन्होंने बेहतर मैनेज करने हैं अपने केसेस। अब ये जब इन सब चीजों पे बात हो रही है, क्या इसका सोल्यूशन ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट को की जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एस्टैब्लिश कर दें? आपने इसकी रीजनिंग, इसकी वजूहात कहाँ हैं जो हमें ये बताएंगी कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी का इशू है जो वो हल हो जाएगा? मेरे लिए ये बिल्कुल कन्विंसिंग बात नहीं है, स्पेशली जब मैं रिसर्च देखती हूँ जो पेंडेंसी की वजूहात हमें बताती है। दूसरी, पॉलिटिकल मामलात के सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गई। इसमें देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, हांस केल्सन है एक जूरिस्ट, उनकी जो थ्योरी है, उनकी जो जिन्होंने लिखा, जो उनकी उसको एक तरह से एक अब्सर्ड सी फॉर्म देके डॉक्ट्रिन ऑफ रेवोल्यूशनरी लीगैलिटी की शक्ल में, जो हम बात करते हैं कि मार्शल लॉज के बाद जो इक़दामात होते हैं उन्हें लेजिटिमेसी दी, उस तरह पार्लियामेंट, ये भी उन्हीं की ही एक बात है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो उन्होंने की, उसकी एक तरह से एक परवर्जन सी करके हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और हमारे जुडिशियल सिस्टम में वो लाना चाह रही है। जिन सिस्टम्स, जुरिस्डिक्शंस की अख्तर औसाफ साहब बात कर रहे थे, वो बाय एंड लार्ज ज्यादातर सिविल जुरिस्डिक्शंस हैं, सिविल लीगल सिस्टम्स हैं। वहां क्या होता है कि जो आपकी बाकी अदालतें हैं वो जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार नहीं रखती, उनकी एक अपनी हिस्ट्री है। आप यूरोप की तारीख पढ़ें,
अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ, डिक्टेटोरियल रिजीम्स के खिलाफ, जब उन्होंने एक तरह से वहां पे एक मूवमेंट्स उठी, उन्होंने अपनी नई एक सिस्टम बनाया, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को एक रोल दिया कि बाकी अदालतें शायद इतना सिस्टम का एक हिस्सा है कि वो उनको अथॉरिटेरियनिज्म से नहीं बचा सकेंगी, तो उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत थी जो सिस्टम से बाहर एक अलग प्रोटेक्शन दे। अब आप खुद सोचें, हाँ, और साउथ अफ्रीका का भी आप एक एग्जांपल ले लें कि वहां भी उन्होंने नई अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अपार्थाइड के बाद बनाई, तब उसके अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ये जिम्मेदारी दी कि वो उनके आइन का तहफ्फुज करेगी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का तहफ्फुज करेगी। अब पाकिस्तान में आप ये किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? क्या हमारी ये तारीख है, क्या इस वक्त एट दिस पॉइंट इन आवर हिस्ट्री हमें जरूरत है हमारे सिस्टम में इतना रेडिकल चेंज लाने की? हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त भी समझ आता था, मुशर्रफ की रजीम से लड़ रहे थे, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज सिविल सुप्रीमेसी की बात करती थी। अब हम किससे लड़ रहे हैं? कौन सी रेवोल्यूशन आई है पाकिस्तान में? कौन सा डिक्टेटोरियल निजाम है जिसके खिलाफ हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कायम कर रहे हैं? जब हम और ममालिक से और मुख्तलिफ लीगल, ठीक है, तो देखें कि क्या वो रेलेवेंट भी है या नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में आपको इसकी जरूरत है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो हमारे आम अदालतों का निजाम है उसमें बहुत से रिफॉर्म की जरूरत है, और मुझे तो एटलीस्ट खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट से ही ये आवाज आ रही है। अब चीफ जस्टिस जिन्होंने बनना था, मंसूर अली शाह साहब, उनका एक लंबा उनका एक हिस्ट्री है इस तरह के रिफॉर्म्स में। वो बार बार बात कर चुके हैं कि वो किस तरह अदालतों में पेंडेंसी कम करेंगे, किस तरह अपॉइंटमेंट्स के जो इश्यूज है कम करेंगे, मोटो का इख्तियार है उसको किस तरह रेगुलेट करेंगे। जरूरत से मुतल्लिक मैं अशरफ साहब से ले लूं जवाब पहले, आपने कहा या फिर आप पहले आर्गुमेंट कंप्लीट करेंगे? जी जरूर आप बात है, लेकिन मैं कंप्लीट कर लूं जी। आपने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। जुडिशल कमीशन में 14 साल बाद रूल्स जो है उनके में तब्दीली आ रही थी, ये सब रिफॉर्म एफर्ट्स अदालतों में हम देख रहे थे, लेकिन और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनका इनपुट लेके ये सब हो रहा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं एक तरह से बिल्कुल उस सब को सबवर्ट कर दिया गया है, इस तरह खुफिया तरह से इस तरह की एक आईनी तरमीम का बिल सामने लेके आके। तो और अलीना ना अगेन, अब आप देखें जो मसला क्या है और उसका हल क्या है, ये बहुत जरूरी है कि हम इनको जोड़ें। क्या कि इनका कोई बनता है डायरेक्ट कोई लिंक ना? आप देखें जो जजेस, अब देखें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसमें अगर आपने कोई एक एक्सपर्टीज दिखानी है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होंगे, अब आप देखें क्वालिफिकेशंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की। कुछ ऐसा नहीं है कि आपने जूरिस्ट या स्कॉलर्स को अपॉइंट करना है, वही है हाई कोर्ट के जज, वुकला या सुप्रीम कोर्ट के जजेस। आपने वो भी नहीं किया। जो आपके बाकी इश्यूज थे कि आपने अपनी अदालतों को इंक्लूसिव किस तरह बनाना है, डाइवर्स किस तरह बनाना है, उसमें भी आपने कुछ नहीं किया। आपने कोई मजीद क्वालिफिकेशंस नहीं डाली कि आपकी अदालतें डाइवर्स हो, कॉम्पिटेंट ज्यादा जजेस आए। इसके अलावा जो इशू है पॉलिटिकल केसेस का, ये एक ह्यूमन नेचर है अलीना, और ये इंस्टीट्यूशनल नेचर भी है। कोई भी अदालत उसको आप दे दें, ये 184 की जो हमारी जुरिस्डिक्शन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स इंटरप्रेट करेगी, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह के हमारा कल्चर है, लिटिगेंट्स का भी कल्चर है, सियासी कल्चर भी है, केसेस अदालतों में ही जाते हैं, ये अदालत भी उसी तरह बॉग डाउन हो जाएगी। इसमें भी उसी तरह ज्यादा केसेस और इख्तियारात की जो जंग है हम वो देखेंगे। ये हमारा एक लार्जर इशू है, इसका हल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में नहीं है। हमने उन वजूहात पे जाना है कि क्यों हमारे यहाँ पॉलिटिकल मामलात, इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल सेंसिटिव मामलात अदालतों पे जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बुरा हल है, ये एक बहुत बुरा हल है, और जो सोल्यूशंस जो ये देने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स का लिंक नहीं बनता।